राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, ऐसे तो राष्ट्रीय आय जो है वो हम लोग को पूर्व से ही राष्ट्रीय आय के बारे में गणना किया जाता था देश के कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य के रूप में। लेकिन सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में देने वाला अमेरिकन अर्थशास्त्री कुजनेट्स था ना। कुजनेट्स जो है वही सबसे पहले देश के, किसी भी देश का घरेलू और राष्ट्रीय आय जो है उसको ग्रॉस और नेट या सकल या निवल के रूप में व्यक्त करते हुए चार तरह की अवधारणा का प्रतिपादन किया ना। इसमें, है ना, ये चार तरह का जो अवधारणा था, जो कंसेप्ट था, उसमें पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और चौथा है नेट नेशनल प्रोडक्ट ना। अभी चारों को हम लोग का बारी बारी से देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। इसमें इसके अंतर्गत जो है एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित, किसी भी देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, वस्तु और सेवा दोनों का जो अंतिम मूल्य होता है, वही अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही उस देश का जो है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है ना। देखो, भारत के संदर्भ में एक वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है वो एक वर्ष के अंतर्गत लिया जाता है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज खर्चा होता है, माने किस किस खर्च को इसमें सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय आय में। चार तरह का है। पहला जो है राष्ट्रीय निजी उपभोग, जो देश के समस्त नागरिक जो निजी उपभोग करते हैं उसका सम्मिलित रूप राष्ट्रीय निजी उपभोग। दूसरा है एकल निवेश, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है देश के अंदर उसको। तीसरा है सरकारी खर्चा, सरकार के द्वारा जो भी खर्चा हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर सरकारी खर्चा है तो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होगा। और चौथा जो है व्यापार शेष। व्यापार शेष का मतलब है कि अगर निर्यात अधिक हो रहा है और आयात कम हो रहा है तो कुछ जुटेगा ना। लेकिन अगर आयात जो है वो अधिक हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है तो घटेगा ना। इसमें ध्यान देने का है कौन कौन चीज है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत। राष्ट्रीय निजी उपभोग, जितना भी समस्त देश का नागरिक लोग जो खर्च जो कंज्यूम करता है एक वर्ष के अंतर्गत हो। एकल निवेश, देश के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब, समस्त सरकारी खर्चा माने किसी भी क्षेत्र में सरकार द्वारा किया जा रहा है। और व्यापार शेष, व्यापार शेष का मतलब है अगर निर्यात अधिक रहेगा आयात कम रहेगा तो जुटेगा, अगर आयात अधिक हो गया निर्यात कम हो गया तो फिर घटेगा ना। ये पूरा का पूरा जो है खर्चा ये जो होता है जीडीपी के अंतर्गत होता है ना। अब देखो, ग्रॉस का मतलब होता है जीडीपी के अंतर्गत जो होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब वही होता है जो गणित में कुल का मतलब होता है ना। अब देखो जीडीपी जो है, ग्रॉस का मतलब वही होता है। डोमेस्टिक का मतलब हुआ कि घरेलू जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है वो, और प्रोडक्ट का मतलब होता है कुल उत्पादन, ठीक है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ पूरा का पूरा वस्तु और सेवा जिसके अंतर्गत हम लोग देश के अंतर्गत जो भी कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, उसका कुल मौद्रिक मूल्य हुआ ना। अब देखो जीडीपी का उपयोग कहाँ कहाँ है ना। प्रतिशत परिवर्तन के रूप में वृद्धि दर। प्रतिशत परिवर्तन के रूप में वृद्धि दर का मतलब हुआ कि अगर पिछले साल 100 क्विंटल पैदा हुआ समस्त अनाज को मिला करके और उसका मान लो 100 रुपया मौद्रिक मूल्य हुआ, ठीक है। और इस साल जो है वो बढ़ करके अगर 107 हुआ तो हम लोग इस साल लिख रहे हैं कि 107 केजी जो है या 107 रुपया जो प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब हुआ 60% का वृद्धि हुआ एक साल के अंतर्गत। इस तरह का अर्थव्यवस्था को गोइंग अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा, इससे क्या होता है जो जीडीपी है, ये तो नहीं पता चल रहा है कि मात्रा में कितना है उस वृद्धि हुआ। मान लो कि 100 केजी अन्न
पैदा हो रहा था और 100 केजी मान लो कि पूरा उसका मौद्रिक मूल्य हुआ, माने समस्त वस्तुओं का उत्पादन 100 केजी हुआ और मूल्य भी 100 रुपया हुआ। और इस बार 160 अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 7% वृद्धि हो रहा थी। परिमाण में ना हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन उसका गुण का तो पता नहीं चल रहा। अगर चावल का ही उत्पादन हो रहा है तो घटिया स्तर का चावल उत्पन्न हो रहा है कि बासमती हो रहा है, इसका तो ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इससे केवल परिमाण का पता चलता है, गुण का पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहरी तत्वों का इसमें सम्मिलन नहीं रहता है। इसके चलते केवल आंतरिक शक्ति का जीडीपी से पता चलता है। बाहरी शक्ति के बारे में, देश का कंडीशन के बारे में इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि देश का दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देश कहाँ ठहरता है ना। अब देखो, तुलनात्मक अर्थशास्त्र में इन आंकड़ों का प्रयोग पहले तो नहीं होता था, पहले केवल तुलनात्मक जो है जीएनपी का प्रयोग होता था, लेकिन अब जो है जीडीपी का भी प्रयोग तो आईएमएफ जो है तुल्यता के आधार पर रैंकिंग देने में करता है ना। हालांकि जो है अधिक अथेंटिक निकलता है जीएनपी के द्वारा ना, आगे हम लोग देख लेंगे। तो तुल्यता के आधार पर जो है, क्रय शक्ति के आधार पर जो देश का, हम लोग का देश का जो भारत का है स्थान दुनिया में तीसरा है। पहला स्थान पर चाइना है, दूसरा पर अमेरिका, तीसरा स्थान पर ये है। लेकिन जहां तक विनिमय दर का सवाल है उसमें इसमें तुलना करने पर है, विनिमय दर के आधार पर भारत का स्थान दुनिया में 5वां है एक्सचेंज रेट के हिसाब से ना। इसका इसमें गणना किया जा सकता है जीडीपी में, हालांकि जीएनपी का भी प्रयोग होता है, वो अधिक अथेंटिक है। अब देखो एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, ये जो जीडीपी है इसी में घिसावट को अगर माइनस कर दिया जाता है या डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो हम लोग को एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है ना। अब देखो जिन संसाधनों का उत्पादन किया जाता है वे संसाधन जो है उपयोग करने के दौरान जो होता है उसमें घिसावट होता है। किसी भी चीज का है ना, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उपयोग के दौरान उसमें घिसावट न हो या उसको शून्य मान लिया जाए ना। अब देखो घिसावट का दर जो है उस सरकार के द्वारा तय किया जाता है, इसलिए दुनिया में अलग अलग सरकारें जो है वो अलग अलग दर को तय करता है। जैसे भारत जो है, भारत में अगर मकान है तो मकान में घिसावट का दर 1% है ना। इसी तरह से अगर पंखा है घर का तो उसका 10% है, 10% घिसावट का दर हुआ, मतलब एक पंखा का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 10 वर्ष तक अगर उसका यूज कर दिया गया तो उसका वैल्यू 0 हो गया ना। घिसावट 10% के हिसाब से हो रहा है ना। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि चूंकि जीडीपी में घिसावट को माइनस करके एनडीपी निकाला जाता है, इसलिए एनडीपी जो है वो हर हाल में जीडीपी से उसका वैल्यू जो होगा कम होगा, क्योंकि घिसावट माइनस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में भारत के संदर्भ में जो है ना घिसावट जो होता है वो अलग अलग वस्तु का अलग अलग, सरकार जो है केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जो है वो घिसावट का चार्ट जारी कर देता है पहले ही, ये इसी के द्वारा जारी होता है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ना। अच्छा इसका उपयोग भी है ना, अगर किसी देश का उपयोग में घिसावट के दौरान कितना नुकसान हो रहा है, उसको उपयोग करने के दौरान कितना नुकसान होता है, इसके द्वारा हम लोग को पता चल जाता है ना, ठीक है। अब देखो 2000 हम लोग का जो है इसको तुलनात्मक किसी देश के अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करने में जो है एनडीपी का प्रयोग नहीं होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि घुसावट का दर जो है अलग अलग देशों में अलग अलग है ना। भारत में जैसे है 2002 तक जो था 6 चक्का से ऊपर वाला जो गाड़ी होता था उसमें 20% था घिसावट का दर। अच्छा अब उसका क्या कर दिया गया, घिसावट का दर 40% कर दिया है, मतलब 2.5% जो है, 2.5 साल पहले जो गाड़ी 6 चक्कर से ऊपर लिए हो उसका मूल्य जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। माने उसका उपयोग हो गया। अब इसका कारण भी नहीं सरकार बताता है कि कोई भी 20% से 40% क्यों हो गया, माने घिसावट का दर को बढ़ाने का अथेंटिक कारण भी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो आर्थिक पॉलिसी के तहत उस तरह का निर्धारण होता है ना। अब देखो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है।
जीडीपी में, यही जीडीपी में विदेश से होने वाला आय को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो जीएनपी निकल जाता है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलता है ना। अब देखो देश से विदेश में होने वाला आय के अंतर्गत कौन कौन चीज होता है ना, 3 चीज होता है इसमें। एक है निजी प्रेशर जो बाहर की गतिविधि है या बाहर वाला जो यहाँ आकर के अपना गतिविधि करता है ना। एक है निजी प्रेशर या प्राइवेट रेमिटेंस है ना। निजी प्रेशर का मतलब है कि अगर देश के अंतर्गत का व्यक्ति जो है, भारत का अगर व्यक्ति अगर बाहर जाकर के कमा रहा है तो भारत में पैसा भेज रहा है तो वो पैसा आने वाला। दुनिया में अभी जो है भारत निजी प्रेशर के मामले में पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर चाइना है और तीसरा स्थान पर मैक्सिको है ना। निजी प्रेषण का मतलब बाहर से यहाँ जो भेज रहा है, तो इसमें अगर बाहर से अगर भेज रहा है किसी देश में, भारत में तो मान लो लाभ का स्थिति में है, किसी देश में नुकसान में भी उद्देश्य रहता है। बाहर का पैसा अगर यहाँ आ रहा है और यहाँ पर अगर बाहर का आदमी रह रहा है तो यहाँ से पैसा भेजता भी है। अगर बाहर से आने वाला अगर पैसा अधिक है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ का आदमी, बाहर का आदमी यहाँ कमा करके अपना देश में भेज रहा है तो फिर घटने लगेगा दोनों को माइनस करके ना। अब विदेशी ऋणों पर ब्याज ना, ये विदेशी ऋणों पर ब्याज जो होता है भारत के संदर्भ में हमेशा माइनस होता है। इसलिए हो जाता है कि भारत जो है बाहर से कर्जा अधिक लेता है तो ऋण का ब्याज उसको बेसी देना पड़ता है। अपने जो हम लोग कर्जा देते हैं, माने भारत किसी को कर्जा देता है उससे ऋण मिलता है ब्याज, ये दोनों जो है जो हम लोग कर्जा को ब्याज के रूप में जो चुकता करते हैं और हम लोग को जो मिलता है, तो बाहर भेजने वाला जो कर्जा है दूसरा देश को देने वाला हम लोग को जो हम लोग ब्याज देते हैं वो अधिक हो जाता है तो माइनस हो जाता है ना, माइनस में चला जाता है। तीसरा है विदेशी अनुदान। अनुदान मतलब ग्रांट्स हुआ है ना, विदेशी फॉरेन ग्रांट्स। इसमें पहले हम लोग को ईएनडीपी, यूएनडीपी इस सब से बेसी अनुदान मिलता था मानवीय आधार पर, लेकिन आज का युग में हम लोग को उतना नहीं मिल पा रहा है, उसमें कमी आ गया है ना, कमी आ गया है, लेकिन फिर भी इसमें फायदा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के निजी प्रेषण, विदेशी ऋणों पर ब्याज और विदेशी अनुदान, अगर इसको पूरा को मिला करके अगर बाहरी गतिविधि को देखा जाएगा तो भारत का माइनस में चला जाता है। माइनस में जाने का एकमात्र कारण जो है ये जो विदेशी ऋण पर जो ब्याज हम लोग देते हैं, अभी भी हम लोग का इस साल का ही बजट आया है तो टोटल जीडीपी का 20% हम लोग ऋण को चुकते करने में खत्म करते हैं ना, उतना तो हम लोग का रिफंड आता नहीं है, यही बहुत अधिक बढ़ा देता है। नतीजा होता है कि ये जुटने की जगह घटने लगता है हम लोग को ना जीडीपी में, ठीक है। अगर धनात्मक ये रहेगा तो जीतेगा, अगर ऋणात्मक ही चला गया तो माइनस होगा, है ना। अब जीएनपी बराबर हो गया जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाले आय का ना, जो भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। अब देखो काहे नेगेटिव है समझ में आ गया। अब देखो विभिन्न उपयोग, इसका उपयोग क्या है ना, इसका भी उपयोग है वही वाला जो जीडीपी में है, लेकिन इसका उपयोग अधिक, इसका माने ऑथेंटिक है और अधिक लिया जाता है क्रय शक्ति आधार पर तुल्यता में ना, एक दूसरा को दूसरा देश के साथ तुलना में आईएमएफ जो है रैंक देने में इसका उपयोग करता है। तीसरा स्थान है भारत का, है ना। विनिमय के आधार पर भारत का स्थान जो है 5वां है, कहीं 6ठा दिए हुए है ना, देख लिया जाएगा, उसमें चेंज होते रहता है। अब देखो जीएनपी और जीडीपी में तुलना क्या है ना, जहाँ जीडीपी जो है वो केवल परिमाण क्वांटिटी बताता है, गुण नहीं बताता है ना। जीएनपी जो है परिमाण के साथ साथ गुण भी बताता है। इसके अलावा जो है यह अर्थव्यवस्था के पैटर्न को समझने में मदद करता है। पैटर्न का मतलब क्या है कि हम जो है दूसरा पर कितना डिपेंड है, कर्जा उर्जा कितना ले रहे हैं, है ना, या बाहर हमारा जो आदमी लोग है बाहर से कितना कमा के भेज रहा है, तो ये जो है हम लोग दूसरा पर कितना डिपेंड है और दूसरा हम पर कितना डिपेंड है, इसके बारे में जानकारी मिल जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा आर्थिक रूप से हम कितने ताकतवर हैं, इसकी जानकारी भी जीएनपी के द्वारा हम लोग को मिल जाता है ना। प्रोडक्ट की का गुण के बारे में भी जानकारी मिल जाता है, तो जीएनपी जो है वो जीडीपी की तुलना में बहुत बेहतर रिपोर्ट देता है ना। अब देखो एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी जीएनपी में जो है अगर घिसावट को घटा दिया जाए तो एनएनपी निकल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ना। मतलब कि अगर जीएनपी माइनस घिसावट होता है, अगर जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में इसको निकालना होगा तो एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाला आय। यहाँ पर भारत के संदर्भ में घट जाता है ना,
और माइनस घिसावट, इतना घटाने के बाद एनएनपी निकलता है ना, ठीक है ना। एनएनपी जो है इसका बहुत सारा उपयोग है। राष्ट्रीय आय का निर्धारण में जो होता है, राष्ट्रीय आय किसी देश का जो निकाला जाता है, वो जो एनएनपी होता है, एनएनपी से उस देश का पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। उसको जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस देश का पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, या प्रति व्यक्ति आय जो है इसी के द्वारा निकाला जाता है ना। यहाँ पर भी किसी भी देश की घिसावट की दर जो है अलग अलग देश का अलग अलग होता है। अब देखो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, बेस ईयर जो है तुम्हारा जाकर के भारत का बदल दिया है 2011-12। और मेथोडोलॉजी का मतलब है, मेथोडोलॉजी के अंदर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसका भी, या IIP जिसको बोलते हो, उसका भी बेस रेट को चेंज करके पहले 11-12 था उसको 17-18 कर दिया है। और ऐसे जो है बेस ईयर 2011-12 है ना।